स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है EVS फंडा, जहां हम एनवायरमेंटल साइंसेस से रिलेटेड और साइंस के डिफरेंट फैक्ट्स और फिनोमेना के ऊपर डिस्कशन करते हैं और उनको अच्छे से पढ़ते और समझते हैं। ये फैक्ट्स और फिनोमेना आपके एनवायरमेंट साइंस के UGC नेट या UPSC या डिफरेंट सारी चीज़ों में आते हैं। सो ये जो टारगेट वीडियो रहेगी, ये रहेगी आपके HP सेट को लेकर, HP सेट एंड आपके UGC नेट EVS। ओके, तो आपका जो HP के सेट है, HP सेट जो है वो 7 जून को होगा और आपका वहीं UGC नेट का जो अलाइन हुआ है वो 22 टू 30 जून के है। सो ये आपकी कंपाइल वीडियो रहेगी क्योंकि सेम आपका टॉपिक रहेंगे, सेम आपका सिलेबस रहेगा इन दोनों एग्जाम में। सो आप इस पूरे, ये आपकी पूरी यूनिट 2 रहेगी जहाँ पे हम कंपोनेंट्स ऑफ एयर से अब स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। सो प्लीज़ अपने कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और आज हम इस पूरी यूनिट को कंप्लीट करेंगे। अगर ये पूरी यूनिट कंप्लीट भी नहीं होती तो इसके जो भी हल्के फुल्के जो टॉपिक रह जाते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगा, पर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इसी वीडियो में सारे आपके टॉपिक्स कवर करवा दूँ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो हमारा पहला जो टॉपिक रहेगा वो है कंपोजिशन ऑफ एयर, जहाँ पे हम एयर की कंपोजिशन देखेंगे कि एयर की कंपोजिशन कैसे कैसे हुई है। ठीक है, एज वी कैन रीड, एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है जो कि डिफरेंट गैसेस से बना हुआ होता है, सराउंडिंग द अर्थ, जो अर्थ को घेरे रहा है और हमारे क्या फॉर्म करता है, फॉर्मेशन ऑफ एटमोसफेयर। इट इज नॉट अ केमिकल कंपाउंड, इट इज द कंपोजिशन ऑफ वेरी स्लाइटली विद द प्लेस, एल्टीट्यूड एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। ये वेरी किससे करता है, ये प्लेस से कि जगह कहाँ पे है, उसका एल्टीट्यूड कितना है और ह्यूमन की एक्टिविटी कैसे है, उसके वो जो एयर की कंपोजिशन होती है। अगर हम एयर में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो आपकी एयर की डेंसिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अदर गैसेस। ठीक है, वैसे मोस्ट ऑफ जो हमारे रहते हैं वो नाइट्रोजन मैक्सिमम रहती है जो एटमोसफेयर में होती है मैक्सिमम। और एक सिंपल टर्म में देखें तो एयर इज अ इनविजिबल लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम ऑन द अर्थ। दैट इज ट्रू कि एक इनविजिबल लेयर होती है जो कि हमारे लिए सांस लेने में ज़रूरी होती है, जो कि हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाती है। एज यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं कि पहले हमारा फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, सॉरी फॉर दैट। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। ठीक है, थर्मो आएगा यहाँ पे, फिर एक्सो आएगा, सॉरी फॉर दैट, ये थोड़ा मिसमैच हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। Now here is the composition of dry air by volumes. Air without water vapors is called a dry air. वाटर वेपर के बिना क्या कहते हैं हम एयर को, ड्राई एयर कहते हैं, क्योंकि उसमें कोई मॉइस्चर नहीं होगा, नो सैचुरेशंस। इट्स कंपोजिशन इज रिलेटिवली कांस्टेंट अप टू 80 किलोमीटर एल्टीट्यूड। जो अर्थ से, जो अर्थ सरफेस है वहां से अप टू 80 किलोमीटर जो रहता है, वॉल्यूम जो रहता है एयर का वो रिलेटिवली कांस्टेंट रहता है, वो मतलब घटता बढ़ता नहीं है अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड। ठीक है, आफ्टर द 80 किलोमीटर इट चेंजेस क्योंकि डेंसिटी कम होने लगती है, हवा थिन होने लगती है। ठीक है, जैसे जैसे हम सी लेवल का डेंसिटी बढ़ती है, मतलब उसका प्रेशर मतलब कम रिलीज होता है, और जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं उसके हवा के पार्टिकल्स कम होते हैं, उसकी डेंसिटी कम होती है, तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है एज वी क्लाइंब द माउंटेन। तो वैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे gases में जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन विच इज 78.08%, विच इज केमिकली इनर्ट, डाइल्यूट ऑक्सीजन, एसेंशियल फॉर द नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल हमारे प्लांट्स के लिए बहुत जरूरत है, DNA एंड प्रोटीन्स के लिए बहुत जरूरी होती है, हमारे खुद के लिए। नाउ ऑक्सीजन विच इज वेरी एसेंशियल फॉर अस, विदाउट ऑक्सीजन वी कांट सर्वाइव, ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स, फिशेज, द अदर एक्वाटिक एनिमल्स ऑल्सो। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन दी हुई है 20.95%। एज वी कह, रेस्पिरेशन को सपोर्ट करती है, कंबशन में मदद करती है, हाईली रिएक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि अगर O2 नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो अब मतलब फायर कैसे बर्न होगी, आग कैसे लगेगी, फायर। सो मेजर कंपोनेंट क्या होता है एक आग लगने के लिए, उसको हवा चाहिए होती है। हवा में ऐसा नहीं कोई और गैस है, जस्ट O2। ठीक है, आफ्टर दैट आर्गोन 0.93% इनर्ट नोबल गैस होती है एज वी ऑल नो, नो मेजर बायोलॉजिकल रोल। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 टू 0.04%। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि इसके कितने वॉल्यूम होती है एटमोसफियर में।
और ये मेन ग्रीन हाउस गैसेज होती है यूज इन अ फोटोसिंथेसिस। अब सिंपल सा ही है, हमने 6 7 में पढ़ा है सभी ने कि फोटोसिंथेसिस में हम प्लांट क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और एज अ बाय प्रोडक्ट क्या देते हैं, वाटर वेपर्स, एंड रिलीज करते हैं ऑक्सीजन एंड अदर ट्रेस गैसेज जैसे नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनॉन। दीज आर द ऑल द कंपोजिशंस ऑफ द ड्राई एयर। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे हमारे वेरिएबल कंपोनेंट्स ऑफ एयर है, जहाँ पे हम पे वाटर वेपर दिया हुआ है, 0 to 4% होता है एयर में। ठीक है, मोस्टली डायनेमिक कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमिडिटी, किसके लिए, ह्यूमिडिटी, क्लाउड एंड रेनफॉल के लिए। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं ये यूज़ करता हूँ। ये किस लिए यूज़ होता है, ह्यूमिडिटी और क्लाउड रेनफॉल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस होता है, क्योंकि ये जो हमारा वाटर वेपर होते हैं ये क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं हीट को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल के लिए कोस्टल एरिया जो होते हैं ना हाईली ह्यूमिड होते हैं एज कम्पेयर टू द डेजर्ट वेरी लो ह्यूमिड। क्यों, क्योंकि जो कोस्टल एरिया के बाद से जो वाटर इवेपोरेट होता रहता है तो वहाँ से क्या होता है, पानी जो हवा में पानी मिक्स होता रहता है और उस जगह को बहुत ही ह्यूमिडिफाई करता है। वहीं डेजर्ट में पानी के एज वी नो पानी होता नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कम ह्यूमिडिटी होती है, वहाँ पे बहुत ड्राई एयर होती है। ठीक है, नाउ कम टू द सेकंड वन विच इज कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज ड्यू द फॉसिल फ्यूल बर्न। ये हम बचपन से पढ़ते हैं, डिफॉरेस्टेशन को करता है, डिफॉरेस्टेशन बढ़ता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, कंट्रोल ग्लोबल टेम्परेचर, ग्रीन हाउस इफेक्ट। as we know, if the carbon dioxide increases in the temperature, increase in the sorry atmosphere, it affects the global temperature. How so? Cause if the carbon dioxide increases in the atmosphere, it will affect the different cycle like nitrogen cycle, water cycle, and other phenomena of the atmosphere which can cause in the rainfall में फर्क लाएगा, हमारे हमारे क्रॉप्स में फर्क लाएगा, हमारे बायोडाइवर्सिटी में फर्क लगाएगा। मतलब ये डैमेज करेगा हर तरह से हमारी अर्थ को। ठीक है, वहाँ पे आता है हमारा ओजोन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि यहाँ पे मेनली इन स्ट्रेटोस्फियर में होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है क्योंकि ये यू ऑब्जर्व करती है क्या, हार्मफुल यूवी रेडिएशन को ये ऑब्जर्व करती है। एज ऑल वी नो, डिप्लेशन, स्किन कैंसर, इकोलॉजिकल डैमेज। अगर इसके हमने देखा कि ओजोन होल के बारे में हम सुनते हैं कि अगर ओजोन में एक होल आ गया अंटार्कटिका में, अगर उसकी वजह से क्या हो रहा था, वहाँ पे आइस बहुत तेजी से बर्न हो रही क्योंकि यूवी रेडिएशन जो थी वो एकदम से अर्थ में एंटर होती है। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन लाइक UVA, B एंड C, ये 3 होती हैं। ठीक है, इनको आप ध्यान रखेंगे। नाउ कम टू द एरोसोल्स विच आर मोस्ट डस्ट, स्मोक एंड पॉल्यूटेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और बहुत ही मतलब इससे इजी क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप एरोसोल से। आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं बहुत अच्छे से। including solid, liquid, and particles suspended in air, act as a clouds condensation nuclei CCN। अब ये क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लाई कैसे काम करता है, लेट मी एक्सप्लेन यू। पेन चूज कर लेता हूँ पहले। मान लीजिए ये हमारे क्लाउड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल्स है, हमारे पर्टिकुलर मैटर्स हैं, जो भी छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स है उनमें चार्ज आयंस होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अब जब ये खुद में ऐसे रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, कंडेंसेशन स्टार्ट होती है। कंडेंसेशन की मेन प्रोसेस क्या होती है, वो रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जहाँ पे वो आसपास की हवा को क्या होता है, ठंडा करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द ट्रेस ग्रीन हाउस गैसेस विच इज मीथेन, CH4। ठीक है, फ्रॉम वेटलैंड, लाइफ स्टॉक, जो हमारी पालतू जानवर होते हैं या कोई भी भेड़ बकरियां, वेरी पोटेंशियल फॉर ग्रीन हाउस गैस मीथेन, उसके लिए नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, नाइट्रस ऑक्साइड सॉरी, N2O विच इज फर्टिलाइज यूज इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। ठीक है, ये आप मेन मेन चीज़ें इनको याद रखेंगे, बहुत ही हल्की फुल्की चीज़ें, इनको आप अच्छे से आराम से याद रख सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टिकल, आयंस एंड रेडिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में सिर्फ ऐसे पार्टिकल्स, सिर्फ जो द एटमॉस्फेयर कंटेन नॉट ओनली द गैसेस, ये सिर्फ गैसेस से नहीं बना होता जो हमारा एटमॉस्फेयर, नॉट ओनली गैसेस बट ऑल्सो टाइनी सस्पेंडेड पार्टिकल्स, इलेक्ट्रिकल चार्ज आयंस एंड हाईली रिएक्टिव रेडिकल्स। ठीक है,
किस किस क्या क्या होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, टाइनी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस होते हैं, आप इनको ध्यान रखेंगे, और हाईली रिएक्टिव क्या होते हैं हमारे पास, रेडिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। These components are crucial to determine the air quality, atmospheric chemistry and climate processes and the pollution dynamics. इन चीजों में ये हमें मदद करता है। Now choose the pen. Wait a minute. जी, अब हमारा फर्स्ट वन इज अ पार्टिकल विच इज एरोसोल्स। जो हमने पहले पढ़ा कि टाइन टाइन डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम एरोसोल, फिजिकल सब्सटेंस इन द एयर, विच इज द फिजिकल सब्सटेंस इन द एयर। नाउ कम टू द आयन। आयन इज a charge species from the ionizations, which is positive charge, negative charge. We know anion, cations, radicals, highly reactive molecules driving chemical reaction। जो molecules होते हैं वो chemical reaction को मतलब उनके मदद करते हैं होने में, तो उसको क्या कहते हैं, हम रेडिकल्स कहते हैं। तो वन बाय वन करके हम पढ़ते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट वन है एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स विच नोन एज द एरोसोल्स। पार्टिकल्स आर द सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर। ये सॉलिड सब्सटेंस होंगे या लिक्विड सब्सटेंस सस्पेंडिंग होंगे एयर में, रेंजिंग फ्रॉम अ विजिबल डस्ट टू द माइक्रोस्कोपिक पोल्यूटेंट्स। इसको आप ध्यान रखेंगे कि विजिबल टू माइक्रोस्कोपिक लेवल तक होते हैं। ये 0.00012 टू 1 मिलीग्राम या म्यू ऐसे होते हैं, ठीक है, माइक्रोमीटर म्यू एम ऐसे डिनोट करते हैं हम इसको, माइक्रोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आप हमारा आता है सोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज है जहाँ पे डस्ट स्टॉर्म्स, सी सॉल्ट, वोल्केनिक ऐश, पॉलन्स, जो फ्लावर्स का हम देखते हैं जो पॉलन्स होते हैं उसमें निकलते हैं जब ब्लूमिंग होती है उससे पहले। फिर एंथ्रोपोजेनिक होता है, जो भी हमारे ह्यूमंस के द्वारा की जाए एक्टिविटीज होती है, वहाँ पे हमारा व्हीकल एमिशंस, इंडस्ट्रियल स्मोक्स, बायोमास बर्निंग, ठीक है। those are the main things which can contribute in the source of the aerosols, which are anthropogenic, and these are the नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज के डिफरेंट डिफरेंट। अगर हम जैसे सोच लीजिए घर में हम जैसे खाना बना रहे हैं, हमारे किचन में खाना बना रहे हैं, तो वहाँ से भी पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, वो कि एंथ्रोपोजेनिक होंगे। नेचुरल रिसोर्सेज में ऐसा होता है कि जो चीज़ें नेचुरली हो रही हैं, जहाँ से वो पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं। अब जैसे मिट्टी है, हवा चल रही है तो मिट्टी उड़ेगी, वो नेचुरल फिनोमिना है। वहीं अगर एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं जहाँ पे हम एक्टिविटी करें, हम रोड पे गाड़ी दौड़ा रहे हैं, तो हमारी गाड़ी रोड पे चलेगी तो क्या होगा, उसके साथ धूल भी उड़ेगी, तो वो क्या होगा, एक एंथ्रोपोजेनिक हमारे ह्यूमंस के द्वारा की गई एक्टिविटीज होगी। बट वही नेचुरली हवा चल रही है और धूल उड़ रही है, हवा में मिक्स हो रही है, तो वो एक नेचुरल एक्टिविटीज है। और नाउ कम टू द साइज क्लासिफिकेशंस, जहाँ पे PM10 विच इज पर्टिकुलेट मैटर 10, ठीक है, वो कोरस पार्टिकल होता है लेस देन 10 माइक्रोमीटर। इज दैट क्लियर? इसको आप ध्यान रखें, PM10 एंड PM2.5 विच इज वेरी फाइन। 2.5 is very fine and very dangerous to our human health, very very dangerous, क्योंकि हमारे बॉडी में भी मिक्स हो जाते हैं थ्रू आवर स्किन, थ्रू आवर नोज, आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डैमेज आवर लंग्स। जहाँ पे आप देखा डीप इनटू द लंग्स जाके हमारे लंग्स को डैमेज करना, कॉजिंग अ सीरियस हेल्थ इफेक्ट। ज़्यादातर ये चीज़ें जो लेबर वर्कर होते हैं उनको फेस करने आते हैं, जो इंडस्ट्रियल वर्क करते हैं विदाउट एनी इक्विपमेंट ऑफ देयर प्रोटेक्शंस, उनको ये चीज़ें फेस करने में देखी जाती हैं। रोल ऑफ एटमॉस्फेयर, रोल इन द एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लाई, जो हमने पहले भी देखा है, क्लाउड कंडेंसेशन में मदद करता है जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इसको मार्क कर देता हूँ मैं। इन्फ्लुएंस रेडिएशन बैलेंस बाय द स्कैटरिंग ऑब्जर्विंग सनलाइट, is that clear? And the major contribution is the air pollution and the visibility reductions। अब पार्टिकल्स होंगे, डस्ट पार्टिकल्स हवा में ज़्यादा मिक्स होंगे तो क्या करेगा, हमारी विजिबिलिटी को वीक करेगा, और उसमें क्या होगा, पॉल्यूशन भी ज़्यादा होंगे हवा में, ठीक है। Now come to the next one which is ion। Ions are the atom or the molecules carrying a positive or negative charge formed by a loss or gain of electron। अभी ये हमें सबको पता है, हमने ये पढ़ा हुआ है बेसिक साइंस में कि एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं आयंस, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। जहाँ पे हम देख रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, जो कि वो होते हैं फॉर्म बाय द लॉस और गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं,
कैटायंस बोलते हैं, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ मैं। पॉजिटिव आर वन द कैटायंस एंड द नेगेटिव वंस आर द एनाइंस। इज दैट क्लियर? फॉर्मेशन देखते हैं, कॉस्मिक रेज प्राइमरी सोर्स, and after that the solar radiation, which is UV and X rays. After that the lightning and the radioactive emissions. इम्पोर्टेंस क्या रहती है? एनहांस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द एयर। ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एनहांस करती है एयर में, जो कि जैसा हमने पीछे पढ़ा, ये क्लाउड फॉर्मेशन और रेन और थंडरिंग के लिए भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर रहता है यहाँ पे आयंस का। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल द फॉर्मेशन ऑफ आइनोस्फीयर। यस, आइनोस्फीयर अबव द स्ट्रेटोस्फीयर वेयर द ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द रेडियोएक्टिव वेव्स डिपेंड। ठीक है, जहाँ पे रेडियो वेव्स जो है ट्रेवल करती हैं और बहुत इजीली हमें एमिट करती हैं in the ionosphere of the it is above the stratosphere. Particle in the chemical transformation in the atmosphere. तो पार्टिकल जो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है एटमोसफेयर में, उसको इजी वे में करती है। ठीक है, उसको भी मदद करती है होने में। नाउ कम टू द नेक्स्ट one, which is our free radicals. This is one which is very important to understand the reactions or other facts. Radicals are the highly reactive species with unpaired electron, making with extremely unstable and short-lived. ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड पार्टिकल्स होते हैं जो रिएक्शन के चेंज में होते हैं। ऐसे हम देखे हैं, जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं, उनकी लाइफ स्पैन भी बहुत छोटा होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ रेडिकल्स, OH रेडिकल्स, हाइड्रोक्सियल रेडिकल्स, यहाँ पे इनको मार्क कर देते हैं। हाइड्रोक्सियल कॉल्ड एटमॉस्फेरिक डिटर्जेंट, सॉरी डिटर्जेंट, टंग स्लिप। Now is the NO radicals and NO2 radicals, which is NOx radicals involving in smog. स्मॉग का भी कॉन्सेप्ट आगे आएगा, उसको मैं इसमें आपको पूरा समझाऊंगा कि ये स्मॉग में कैसे कैसे फॉर्म करते हैं रेडिकल्स और कैसे रिएक्ट करते हैं विद अदर गैसेस टू फॉर्म फोटोकेमिकल स्मॉग। नाउ कम टू द ओजोन मॉलिक्यूल और ओजोन रेडिकल्स, सॉरी ऑक्सीजन रेडिकल्स, एटॉमिक ऑक्सीजन। यहाँ पे आ जाती है हमारी एटॉमिक ऑक्सीजन विच इज ओजोन फॉर्मेशन। अब ये भी हमारे ओजोन फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन की एक साइकिल में पार्ट होती है, जिसे हम चैपलिन साइकिल कहते हैं। ठीक है, इसमें आगे आने वाला है जहाँ पे हम इसको कहते हैं साइकिल। चलो इसको आगे लिखेंगे, अभी हाइलाइटर यूज किया मैंने। नाउ कम टू द नेक्स्ट विच इज द फॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोटोकेमिकल रिएक्शन अंडर सनलाइट। ठीक है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द पोल्यूटेंट्स एंड ओजोन रेडिकल्स की फॉर्मेशन। अब मैं रुको छोटा सा एक रिएक्शन करवा देता हूँ यहाँ पे, जो आपको अंडरस्टैंड रहेगा। अब आपको ओजोन का देखना है। ये हमारे पास ओजोन है, फ्री रेडिकल्स प्लस O2 चेंजेस टू O3, ये हमारा हो गया O3 में ओजोन बन गया हमारी। अब यहाँ पे आते हैं O3 प्लस O, अब ये ब्रेक डाउन क्या होगी? O2 प्लस O2। इज दैट क्लियर? ये ऐसे ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो आप इस समझ रहे हैं ना, ये रेडिकल्स बन रहे हैं घट रहे हैं, इसका मतलब ये साइक्लिक प्रोसेस है। अब यहाँ पे O2 प्लस N हम ले लेंगे और चेंजेस को है NO2 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? ये साइक्लिक प्रोसेस है, ये ऐसे कंटिन्यू चलती रहती है। नाउ लेट मी इरेज दैट और आगे के समझते हैं। रोल इन द एटमोसफेयर। एटमोसफेयर में क्या रोल है इसका? क्लीनिंग एक्शंस, एज वी दैट इट इज वेरी रिएक्टिव, और ये अदर केमिकल के साथ भी रिएक्ट करती है और उनको डिस्पर्स करने में मदद करती है। OH रेडिकल्स रिएक्ट विद द पॉल्यूटेंट्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन। ठीक है, हेल्प इन रिमूविंग द हार्मफुल गैसेज को रिमूव करने में भी मदद करती है। स्मोक फॉर्मेशन, नॉक्स प्लस हाइड्रोकार्बन प्लस सनलाइट इज इक्वल टू रेडिकल्स, चेंजेस टू रेडिकल्स एंड चेंजेस टू द फोटोकेमिकल स्मोक। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा, डोंट वरी, आगे इसका कंप्लीट इसी वीडियो में इसका आगे आने वाला पूरा कंप्लीट समझाया गया है मैं आपको। उसमें आप पूरा अच्छे से आपको एक एक सॉल्व इसका एक एक रिएक्शन और एक एक चीज़ मैं आपको पूरे अच्छे से डिफाइन करने वाला हूँ। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी आप सिर्फ इसको देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए कि नॉक्स, जो नॉक्स यहाँ में लिखा गया है, जो डिफरेंट नाइट्रोजन सब्सटेंस होते हैं उनके लिए नॉक्स वगैरह। हाइड्रोकार्बन RHC विच इज अनबर्न्ड जो चीजें होती हैं उनके लिए लिखा गया हाइड्रोकार्बन। एंड द सनलाइट एज रेडिए HB lights and the radicals which are freely atmosphere, ion cations which are
रिमूविंग अराउंड एंड वेरी रिएक्टिव, जो रिएक्ट करते हैं जैसे पेंच पेन के साथ, सॉरी पेन, फिर हमारा इसके साथ वो फॉर्म करते हैं, O3 भी होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो रिएक्ट करती हैं और फोटोकेमिकल स्मोक को फॉर्म करती हैं। वहीं पे ओजोन केमिस्ट्री में कंट्रोल बोथ फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन। ये यस कि हमने देखा ये रिएक्ट करती है ओजोन और डिस्ट्रक्शन, जैसा हमने देखा कि ये ओ रेडिकल से ये चेंज हो गए क्या बना रही है, O3 बना रही है, और वहीं O3 अगर यहाँ पे ओ प्लस सॉरी ओ लगा दें तो यहाँ क्या O2 प्लस O2, ठीक है, एज सिंपल एज इट इज। कोई बड़ी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें, बहुत इजी सा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन विच इज केमिकल स्पेसिफिकेशंस। अब केमिकल स्पेसिफिकेशन होता क्या है गाइस, चलिए मैं आपको बताता हूँ। रेफर टू द वेरियस केमिकल फॉर्म्स एंड स्पीसीज, ठीक है। अब हम जब एटमॉस्फेयर होता है हमारे पास क्या होता है, वेरियस केमिकल फॉर्म्स होती है और स्पीसीज होती है इन विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन एनवायरमेंट लाइक एयर वाटर सॉइल एंड लिविंग सिस्टम्स। तो ये क्या होती है, सारी केमिकल स्पेसिएशन होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज होती है, उनके डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं, ठीक है, उनको केमिकल स्पेसिएशन हम डिनोट करते हैं। एन एलिमेंट डज नॉट रिमेन इन अ सिंगल फॉर्म। अब एक एलिमेंट है ना वो कभी सिंगल फॉर्म में नहीं रहेगा। अब समझ लीजिए जैसे हमने पीछे रिएक्शन देखा कि O2 था, उसको रिएक्ट करवाया जब O से, तो वो चेंजेस हो गया O3 में, वो कभी एज इट इज नहीं रहेगा। जहाँ पे सिंगल एटॉमिक ऑक्सीजन है या पे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, वो भी चेंज होके क्या बन रही है, ओजोन बन रही है, ठीक है। इट कंटिन्यूसली ट्रांसफॉर्म इनटू डिफरेंट स्पीशीज, दिस इज वेरी राइट, कि कंटिन्यूसली रिएक्ट करती रहती है और डिफरेंट स्पीशीज में डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशंस, कि उसको एनवायरमेंटल कंडीशन कैसे होती है, और डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में कन्वर्ट होती रहती हैं। दिस स्पीशीज डिफर्स सिग्निफिकेंटली इन देयर, ये डिफर कैसे होती हैं, टॉक्सिसिटी में, याद रखेंगे आप उसको, टॉक्सिसिटी, मोबिलिटी, वो अवेलेबल मतलब कितनी मोबाइल है कि मतलब मूव कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह, है ना। वहीं पे बायो अवेलेबिलिटी, कि वो कितनी अवेलेबल है टू द एंटायर लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर मतलब कोई डिजीज है वो किसी मतलब ट्रांसमिट कैसे हो रही है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। और उसकी रिएक्टिविटी हाईली रिएक्टिव है या लो रिएक्टिव है, या मतलब बहुत ही टाइम लेती है रिएक्ट होने में, उसमें पोलर है नॉन पोलर है, वो डिपेंड करते हैं, ठीक है। so those are the main major things you should remember on the speciations, ठीक है। मार्केट, क्योंकि इससे ना केमिकल स्पेसिएशन से आपको पैराग्राफ टाइप या ट्रू फॉल्स टाइप या वो असर्शन और रीजन के क्वेश्चन आते हैं, सो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड which is when an element enter to environment, it does not stay the simple ion, instead it goes to transform such as dissolution, dissolve होता है into ions, formation of complex with the legend, uh, precipitation into solid and conversion into organic forms. These formation transformation are controlled by environmental factors like pH, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पीएच कंट्रोल इसकी एसिडिटी और एल्किनिटी, रिडॉक्स रिएक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्शन कंडीशन, और उसका तीसरा आता है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ द लीजेंड लाइक क्लोरीन नेगेटिव, OH रेडिकल्स नेगेटिव एंड ऑर्गेनिक मैटर्स। मोबिल एक्टिविटी, ये कितनी मोबाइल है, दस स्पेसिएशन इज अ डायनेमिक एंड नॉट स्टैटिक। स्पेसिएशन क्या है, डायनेमिक है नॉट अ स्टैटिक, ये कोई स्टैटिक नहीं है कि अगर ये O2 प्लस O चेंजेस टू O3 है तो ये मतलब एक स्टैटिक है फॉर्म, ऐसे ही होगा नहीं, डिफरेंट वे में भी हो सकता है लेकिन होगा। O एटॉमिक ऑक्सीजन 3 हो सकते हैं, फिर भी क्या हो जाएगा, O3 हो जाएगा, ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है चीज़ों को करने के। नाउ कम टू द फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट, स्पीसीज के डिफरेंट फॉर्म, जो फ्री आयन स्पीसीज आती हैं जिनमें हमारे फ्री आयन स्पीसीज होती हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर और लेड हमारे दिखे हाईली रिएक्टिव एंड मोबाइल होते हैं, ठीक है। मोस्ट टॉक्सिक बिकॉज दे आर इजीली ऑब्जर्व बाय द ऑर्गेनिजम्स। वहाँ पे थर्ड आता है कम्प्लेक्स स्पीसीज फॉर्म व्हेन आयंस
when ions bind with the ligands like chlorine, hydroxide, iron, and humic substance like copper organic complex, less toxic free and have free ions because they are less available for the biological uptake. वहाँ पे आते हैं precipitated solid forms which are insoluble compounds आते हैं जहाँ पे lead solids और iron आता है हमारा which is settle in the sediments जो sediments उसके settle down करते हैं down the layer least mobile and least bioavailable. फिर उसके बाद आता है organo material species organometallic species वहाँ के metals or combined with the organic groups carbons containing like methyl mercury highly reactive and highly toxic. Methyl mercury 3 is highly toxic than methyl mercury 4. इसको आप ध्यान रखिएगा कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है, ठीक है। इसको आप मार्क कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है कि मिथाइल मर्करी जो है जो कौन सा मिथाइल मिथाइल मर्करी 3 या 4 कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है एंड यू शुड रिमेंबर दैट कि मिथाइल मर्करी 3 इज मोर रिएक्टिव एंड टॉक्सिक देन द मिथाइल मर्करी 4. इज दैट क्लियर? ये बहुत बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है. नाउ ऑफन हाई टॉक्सिक एंड बायोकम्युलेटिव, इसको आप ध्यान रखेंगे. Now come to the chemical process in the formation of organic and inorganic particulate matter. ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पर्टिकुलेट मैटर के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं थोड़ा सा. इनऑर्गेनिक पर्टिकुलेट मैटर और ऑर्गेनिक पर्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है. पर्टिकुलेट मैटर्स refers to a tiny solid and liquid particle substance in the atmosphere. As we said, so solid and liquid particles होते हैं जो suspended होते हैं in the atmosphere. Types based on the organic primary particulate matter directly emitted from the sources like dust, soot, और सेकेंडरी पर्टिकुलेट मैटर होते हैं जहाँ पे वो फॉर्म्ड बाय एटमॉस्फेरिक केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन के बाद फॉर्म होते हैं उनके हम सेकेंडरी पर्टिकुलेट मैटर कहते हैं. बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑर्गेनिक पर्टिकुलेट मैटर होते हैं जिसको हम ओपीएम शॉर्ट फॉर्म. कार्बन बेस्ड कंपाउंड होते हैं जो कि ऑर्गेनिक होते हैं क्योंकि वो जल के बने होते हैं, जैसे किसी चीज को बर्न आउट करने के बाद जो पार्टिकल्स निकलते हैं उसके. वहीं पे इनऑर्गेनिक होते हैं सल्फर नाइट्रेट मेटल्स और सॉल्ट के बाद बनते हैं. So let's start with the formation of inorganic particulate matter. Here we have the inorganic particulate matters. So guys, do like, subscribe my channel and please share करिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जो जो एनवायरमेंट साइंस की प्रिपरेशन कर रही हैं. एंड दिस नोट यू सी, आप इनका स्क्रीनशॉट रखिए या इनके पूरा मतलब इसको कॉपी कर लीजिए. बट ये आप अगर इनको पढ़ के जाओगे आई विल फॉर श्योर आपको यहाँ से आने वाले किसी भी क्वेश्चन या किसी भी क्वेश्चन मतलब इस टॉपिक से कुछ भी पूछा लगे आप बहुत आसानी से इनको कर सकते हैं अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं. और अगर कमेंट करिए अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी, आई विल फॉर श्योर कमेंट डाउन. अब पिन तक इसकी जो मैं पिन कर दूंगा इसकी पीडीएफ होगी नोट्स की, ठीक है. तो हमारी जो इनऑर्गेनिक पर्टिकुलर मैटर मेनली फॉर्म फ्रॉम द गैस टू पार्टिकल्स कन्वर्जन इन्वॉल्विंग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन. वहाँ पे फर्स्ट बना है सल्फर एरिसोल फॉर्मेशन. तो सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल कंबशन. अब सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से बनती है? SO2 प्लस O2 H2SO4. सॉरी यहाँ पे H आधा लिखा हुआ है पर यहाँ पे इमेज अड़ गई है पर H2SO4 है, ठीक है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं. ना एक्वस फेज में जो क्लाउड होता है H2SO4 H2O प्लस H2O2 चेंजेस टू द H2SO4, यहाँ पे आएगा SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं. नाउ द नाइट्रेट एरोसोल फॉर्मेशन, यहाँ पे सोर्स गैसेस ली हुई हैं यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नॉक्स इक्वल टू द NO प्लस NO2. इज दैट क्लियर? नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. रिएक्शन इज नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद अमोनिया. यहाँ पे अमोनिया जैसे HNO3 प्लस NH3 विच इज अमोनिया एंड नाइट्रस ऑक्साइड we react NH4NO3. Is that clear? Now come to the next one, ammonia aerosols, which is mainly source
अमोनिया फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक। इसके रिएक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके रिएक्शन दिए गए हैं, हम इनको कर सकते हैं। आउटकम्स विद न्यूट्रल, आपसे ये रिएक्शन मेनली नहीं पूछे जाते, आपसे मेनली ये पूछा जाता है इसके सोर्स कहाँ है, क्योंकि इससे इतना डीप क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपसे उनका पार्टिकल साइज पूछा जाता है, साइज ऑफ द पार्टिकल, एंड आफ्टर दैट आपके उसके हाफ लाइफ पूछी जाती है, हाफ लाइफ। ठीक है, ये मेन है, साइज, हाफ लाइफ, और क्या आता है इसके, इससे पूछा जाता है कि आपका जो ऑर्गेनिक मैटर होता है कौन सा ज़्यादा टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक या हार्मफुल। ठीक है, बाकी ये आपको जो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको इन्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आपका, आप एग्जाम क्वालिफाई करके आप पीएचडी में जाएंगे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर लगेंगे, तब आप इन चीज़ों को बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि मास्टर्स में आपको इन चीज़ों को बच्चों को पढ़ाना है। तो बी प्रिपेयर योर सेल्फ। उसके बाद सी साल्ट एंड मिनरल डस्ट which is mechanical breakdown of the wind erosion and sea spray। ठीक है, अब विंड इरोजन कैसे होता है, जैसे जो हमारे सी के शोर के ऊपर होता है, जैसे वहाँ पे जो सैंड होती है वो भी सॉल्टी होती है, उनमें नमक पानी जो होता है इवेपोरेट होता रहता है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली नमक शोर के ऊपर आता होता रहता है कलेक्ट। वहीं पे जो सी का स्प्रे होता है, जैसे हम उसकी स्प्लैशेस देखते हैं जब वेव्स होती हैं, तो वहाँ के स्प्लैशेस से भी वो क्या होता है, सी स्प्रे होता है, जिससे ओशियन की जो सॉल्टी होता है, सी सॉल्ट होता है, वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, आउटकम इज alters particles composition and hygroscopicity। And now come to the next one, which is the formations of organic particulate matter, organic particulate matter, which is important. Organic particulate matter consists of the complex carbon base compound, प्राइमरी कार्बन बेस होते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसमें हम बायोमास की बर्निंग देख सकते हैं, व्हीकल एमिशन देखते हैं, इंडस्ट्रियल कंबशन देख सकते हैं। उसकी कंपोजिशन होती है हाइड्रोकार्बन, उसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन बॉन्ड, उसमें पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन PAH। ठीक है, जो कि फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। नाउ कम द सेकेंडरी ऑर्गेनिक aerosols which is formed by the oxidation of VOCs, volatile organic compound। इनके ऑक्सीडेशन से बनते हैं VOC emissions like बायोजेनिक एंड एथ्रोपोजेनिक। बायोजेनिक जो कि मतलब नेचुरली हो रही है, आइसोपेन्स, ट्रांसपेन्स एंड प्लांट फ्रॉम प्लांट्स एंड बेंजीन ट्यूलेंस। ठीक है, नाउ कम टू द ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच VOCs रिएक्शन रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सल रेडिकल्स डे टाइम्स में, और ओजोन एंड NO3 रेडिकल्स एट नाइट टाइम। यहाँ पे आप देखें VOC प्लस OH changes to RO radicals and low volatility product। अब देखते हैं थर्ड स्टेप इसका, गैस टू पार्टिकल कन्वर्जन, which is oxidizing products become less volatile। जो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट्स होते हैं वो लेस वॉलेटाइल होते रहते हैं। उसके बाद कंडेंस इनटू एग्जिस्टिंग पार्टिकल्स एंड न्यूक्लाई। इसके आउटकम्स कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी ऑर्गेनिक एरोसोल विच इज फाइन पार्टिकल्स ऑफ पर्टिकुलेट मैटर पर 2.5 जो हमने पढ़ा था पीछे। अब नेक्स्ट हमारा जो है स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंबाइन विच मोनोमर्स एंड ओलिगोनोमर विच इज एटमॉस्फेरिक एजिंग, ऑक्सीडाइजिंग, इंक्रीज पॉलीमर्स एंड एनहांस वाटर अपटेक। ये आपका प्रैक्टिकल फॉर्म्स बताई गई है कि कैसे कैसे प्रोसेस होती है, इतना डेप्थ में नहीं आता है, बट आप इसको अंडरस्टैंड करके रखिएगा कि आपके मेजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब आपका पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन में देखने को मिलता है एटमॉस्फेरिक रिएक्शन में। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द फ्यूज्ड बेंजीन रिंग, इसका बेंजीन रिंग होता है ऐसे। ठीक है, और फॉर्म्ड ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन,
जो इनकम्प्लीट कंबशन होती है उसके बाद बनता है। सोर्स रहता है हमारे, रहते हैं फॉसिल फ्यूल रहता है, बायोमास रहता है, इंडस्ट्रियल एमिशन रहता है, नेचुरल फॉरेस्ट फायर और वोल्केनोज रहते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन मैकेनिज्म पायरोलिसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्री रेडिकल्स, इसको आप ध्यान रखेंगे। पायरोलिसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन विद फ्री रेडिकल चेंजेस टू फ्री रेडिकल एंड रेडिकल रिकमेंडेशंस एरोमेटिक रिंग्स, ठीक है। अब HACA mechanism which is H for abstraction and C2 plus C2H2 is addition and linked to larger PAH polyaromatic hydrocarbon। इसके की प्रॉपर्टीज रहती हैं हाइड्रोफोबिक, प्रेसिस्टेंस, हाइड्रोफोबिक होता है ये बहुत ज़्यादा। हाइड्रोफोबिक मीन्स ये वाटर को रिपेल करता है, ठीक है। सेमी वोल्केनिक होता है, वॉलेटाइल, सेमी वॉलेटाइल होता है, मतलब इजीली इवेपोरेट भी हो जाता है, मतलब वॉलेटाइल होता है। हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, अटैच्ड टू द PM2.5, कार्सोजेनिस होता है एंड म्यूटेजेनिक एंड टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं इसके। नाउ सूत के बारे में पढ़ता है, ब्लैक कार्बन विच इज वेरी डेंजरस एंड वेरी इंपॉर्टेंट। सूत, carbon rich particles with the incomplete combustion, major component is 2.5, that's why it is very toxic and dangerous। डीजल इंजन में निकल होता है ये, बायोमास बर्निंग में होता है, कोर कंबशन में होता है, हाउस होल्ड कुकिंग फ्यूल में होता है। इसकी फॉर्मेशन के स्टेप फ्यूल पायरोलिसिस वगैरह जो कि हमने पीछे पढ़े, और कार्बोनाइजेशन जहाँ पे ग्रेफाइट स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। ये 6 स्टेप है। अब इनको मेनली ऐसे भी याद रख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ पेन और न्यूक्लियाइजेशन, सरफेस ग्रोथ, coagulations और different different characteristics, strong light absorbed core of elemental carbon and absorb particles, pollutants पर sorry। Now we come to the thermochemical reaction in the atmosphere। Thermochemical reaction in the atmosphere, the thermochemical reaction are the temperature driven chemical processes without the that occurs without the direct involvement of the solar radiation। These reactions are especially important for in combustion environment, vehicle industries and biomass burning, low troposphere regions where temperatures are slightly relatively high, during nighttime chemistry when photochemical reaction are absent, ठीक है। थर्मोकेमिकल क्या होता है, यहाँ पे सनलाइट की नहीं होता, अगर सनलाइट की जरूरत होगी तो वो क्या होगा, फोटोकेमिकल होगा। थर्मोकेमिकल आपको सिर्फ हीट की जरूरत है, जरूरी नहीं है हीट आपको सनलाइट से मिल रही है, एंथ्रोपोजेनिक जो भी एंथ्रोपोजेनिक जो सोर्सेज है उनसे भी होती है, ठीक है। उसको हम कहते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। नाउ द मेजर टाइप्स ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शंस आर द कंबशन केमिस्ट्री। A is a first combustion chemistry, जहाँ पे हम देख सकते हैं combustion is the most important thermochemical process of the atmosphere। complete combustion, C plus O2 changes to CO2 which is carbon dioxide। incomplete क्या होता है, कार्बन हमारे पास 2 कार्बन है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, और चेंजेस टू 2CO, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। इनकम्प्लीट होता है तभी कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ठीक है। विच इज वेरी टॉक्सिक, इज दैट क्लियर। अब आता है इनकम्प्लीट कंबशन प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हम पढ़ रहे हाइड्रोकार्बन HCs, सूत एंड पैन, दीज आर प्रिकर्सर्स ऑफ द सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पोल्यूटेंट कैसे बनते हैं, जो प्राइमरी से रिएक्ट करते हैं और कोई उसके रिएक्ट करते हैं उसके बाद सेकेंडरी बनते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। और थर्मल फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड at a high temperature greater than 1200 degrees Celsius, atmospheric nitrogen react with oxygen which is N2 plus O2 changes to NO2। ये रिएक्शन है हल्के फुल्के, इनको ध्यान रखेंगे। फिर 2NO plus O2 changes to 2NO2, दिस इज कॉल्ड थर्मल नॉक्स फॉर्मेशन। ये इसको आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट। नॉक्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द ओजोन फॉर्मेशन एंड द स्मोक केमिस्ट्री। ये ओजोन फॉर्मेशन और नॉक्स इसकी स्मोक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक्ट एज अ प्रिकर्सर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रेट एरोसोल्स। टू द नेक्स्ट विच इज द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ पे हमारा आता है NH4 एंड NO3 चेंजेस टू N2 एंड 2H2O। यहाँ पे ये लिटरली डिस्ट्रक्ट हो चुका है और सिंपल ब्रेक डाउन हो चुका है।
एक कॉम्प्लेक्स से सिंपल में ब्रेक डाउन हो जाए। वहाँ पे हम CaCO3 को देख सकते हैं जो भी कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट चुका है और एकदम सिंपल बन चुका है कॉम्प्लेक्स से। दिस रिएक्शन इन्फ्लुएंस एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एंड इंडस्ट्रियल एमिशंस। Radical formation, thermal processes can generate free radicals. Highly reactive species RH changes to R radical plus H radicals. Radicals are essential for the intimidating chain reaction in the atmospheric chemistry. Now come to the photochemical reactions in the atmosphere, the most important topic. ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है। Photochemical reactions are driven by the solar radiations. एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आपके पास दो टाइप के होंगे, एक आता है थर्मोकेमिकल, एक आता है फोटोकेमिकल। इसका आप ध्यान रखें, थर्मोकेमिकल में आपको सिर्फ थर्मल हीट की जरूरत है, फोटोकेमिकल में आपको लाइट की जरूरत है। ये आप ध्यान रखेंगे। फोटो मीन्स फोटोकेमिकल विच इज सनलाइट, थर्मोकेमिकल्स हीट। ये आप मेन चीजें याद रखेंगे, इनको आप बॉन्ड अपने दिमाग में फिट करिए, इनको याद कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इनका कंफ्यूजन आपको बहुत मतलब एक आपके 2 नंबर गवा सकता है। नाउ यूवी रेडिएशन एंड विजुअल लाइट, दिस रेडिएशन डोमिनेट द डे लाइट एटमोस्फेयर obviously, especially in a polluted urban region. These is the responsible for the formation of secondary pollutants for sure. सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनाते हैं क्योंकि जब प्राइमरी सोर्स से पॉल्यूटेंट उठता है और जो एटमॉस्फेयर में जाता है थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ द रिएक्टिंग विद द सनलाइट, इट क्रिएट द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। जनरेशन ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज हाइड्रोक्सिल आयन रेडिकल्स, development of photochemical smog which is very dangerous and toxic. अब आते हैं फोटोकेमिकल डिसोसिएशन के बारे में बात करते हैं। अ फंडामेंटल प्रोसेस वेयर मॉलिक्यूल ऑब्जर्व फोटोन्स एंड ब्रेक अपार्ट। यहाँ पे क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑब्जर्व करते हैं फोटोन्स एंड ब्रेक अपार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस सनलाइट चेंजेस टू NO प्लस O, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गए, हम देख सकते हैं फोटोन्स अलग अलग हो चुके हैं, ठीक है। ये रिएक्शन आप ध्यान रखेंगे फोटोकेमिकल डिसोसिएशन का। Now come to the reaction is central to the tropospheric ozone formation. Yes, or tropospheric ozone very dangerous for the our health. Formation of hydroxyl radicals, HO radicals. HO radicals is known as the atmospheric detergent as we know, because these remove the pollutants like ozone plus sunlight change to O2 plus O radicals। यहाँ पे O रेडिकल्स हमारे पास दिए हुए, हाइड्रोजन H2O के साथ रिएक्ट करता है 2OH रेडिकल्स बना देता है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स देता है। OH radical oxidize gases like carbon monoxide, methane and VOCs, volatile organic compounds। जहाँ पे रिएक्शन दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HO hydroxyl radicals and changes to the carbon dioxide and hydrogen free radicals। वहीं पे volatile organic compound VOCs plus OH radical changes to ROH। Is that clear? Now come to the very simple, very easy and very important part, the ozone chemistry। इसको रुकिए मैं मार्क कर देता हूँ अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको इसलिए मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ क्योंकि इसको आप छोड़ के एग्जाम में गए तो मतलब आप सोच लीजिए कि आपका नेट बहुत मुश्किल है। आपका सिंपल जो आपका जो 3 कैटेगरी होती है ओनली फॉर PhD, वो भी नहीं निकल पाएगा अगर आप इसको प्रिपेयर करके नहीं जा रहे हैं। दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट, लेट मी मार्क दैट, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार मार्क कर दिया मैंने यहाँ पे। अब समझते हैं यहाँ पे ओजोन एंड ओजोन केमिस्ट्री के बारे में। ओजोन इज ट्राइटोमिक एलोट्रोपिक ऑफ ओजोन, ठीक है। सॉरी यहाँ पे रेड ही रह गया, लेट मी चेंज इट। consist of 3 oxygen atoms arranged in a
bent molecular geometry. It is highly reactive with the unstable molecules due to the presence of the resonance structure and weak bonding. Dual role of the oxygen ozone in the atmosphere is ozone exhibit a paradoxical behavior depending on its location. Like in a stratosphere, गुड ऑक्सीजन गुड ओजोन होती है, जब स्ट्रेटोस्फीयर में होती है ओजोन होती है क्योंकि हमें यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। लोकेट एट द अप्रोक्सीमेटली 15 टू 35 डिग्री सॉरी किलोमीटर एल्टीट्यूड अबव द फ्रॉम द सी सरफेस फ्रॉम द surface of the earth, forms the ozone layer which absorb harmful UV radiation UVB and UVC। ठीक है। UVA जो होती है मोस्ट डेंजरस होती है। यूवी सॉरी यहाँ पे दिखेगा नहीं, रुको पेन चेंज कर लेता हूँ मैं कल। जो यूवीए होती है वेरी डेंजरस, इसको ओजोन लेयर ऊपर ही ऑब्जर्व करती है, इसको नीचे नहीं आने देती। नाउ कम टू द प्रोटेक्शन, protects living organism from DNA damage, skin cancer, eye cataracts. Thus this act as a protective shield of for the earth life on the earth। प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करती है जो अर्थ पे लाइफ है, जैसे हम ह्यूमंस है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, डिफरेंट डिफरेंट उनके लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड होती है। ठीक है। नाउ कम टू द ट्रोपोस्फेरिक ओजोन विच इज बैड ओजोन। यहाँ पे साफ साफ लिखा है बैड ओजोन। क्यों, अब इसको समझते हैं। फॉर्म नियर द अर्थ सरफेस, not emit directly but formed by a secondary photochemical reactions। That's why it's very dangerous cause it is very toxic air pollutants, greenhouse gases combustion contribute to the warming and cause respiratory problems, क्रॉप डैमेज एंड मटेरियल डिग्रेडेशंस। अब मैं आपको बताऊं जो ये आपका फोटोकेमिकल केमिकल जो स्मॉग होती है इट इज इंक्लूड इन दैट। ओजोन यहाँ पे मिलती है जो कि हमें ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, जिसको हम ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बोलते हैं। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बोलते हैं जो कि वेरी डेंजरस होती है। ठीक है। यहाँ पे ये हमारे लंग्स में जाके हमें मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम करती है, और इवन ये भी इसमें मतलब रिसर्च में ये बताया गया कि एक लेवल पे जाके ये हमें कार्सिनोजेनिक भी होती है, ये हमारे लंग्स में ट्यूमर क्रिएट कर देती है। नाउ कम टू द ओजोन फॉर्मेशन मैकेनिज्म, जहाँ पे हम देखते हैं फोटो केमिकल डिसोसिएशन के थ्रू होती है, जहाँ पे आपको ये सिर्फ रिएक्शन समझने हैं। ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कुछ समझना आपको जरूरी है। यहाँ पे ओजोन और सॉरी ऑक्सीजन प्लस सनलाइट इज इक्वल टू O2, एटॉमिक ऑक्सीजन बन गई। यहाँ पे ओजोन फॉर्मेशन होती है, देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्लस ऑक्सीजन एटम, एटॉमिक ऑक्सीजन पर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन चेंजेस टू द यहाँ पे मटेरियल है, थर्ड मैटर है जो कुछ भी हो सकता है एक्स वाई जेड, चेंजेस टू ओजोन प्लस थर्ड मॉलिक्यूलर। ये एम हम मास ले लेते हैं, किसी भी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है। ये थर्ड बॉडी जहाँ पे यहाँ पे लिखा गया है थर्ड बॉडी, ये कुछ भी हो सकता है। अब ऑक्सीजन डिस्ट्रक्शन, ओजोन की डिस्ट्रक्शन कैसे होती है, O3 प्लस सनलाइट चेंजेस टू O2 प्लस O एंड O प्लस O3 चेंजेस टू 2O2। ठीक है। नाउ चैपमैन साइकिल, ओजोन फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन, ये कंटिन्यूस साइकिल है चैपमैन साइकिल, जो कि इसकी ओजोन की फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करती है, उसको बताती है। इन स्ट्रेटोस्फीयर द चैपमैन साइकिल proposed by the Sidney Chapman in 1930 explain how ozone is naturally formed and destroyed in the stratosphere, occurs mainly 15 to 35 kilometer in the altitude and responsible mainly for the ozone layer which protect earth from the harmful UV radiations। ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं, जो स्टेप 1 जहाँ पे दिखाया गया ओजोन की फोटो डिसोसिएशन एज वी स्टडी previously, high energy UV radiation less than 250 nanometer split oxygen molecules produce atomic oxygen। वहाँ के फॉर्मेशन जो हमने पहले पढ़ी O प्लस O2 प्लस मॉलिक्यूल एंड ओजोन बन गई यहाँ पे थर्ड पार्टिकल। सेम प्रोसेस ओजोन फोटोलिसिस जहाँ पे ओजोन प्लस सनलाइट की रिएक्शन होती है और ओजोन
डिस्ट्रक्ट हो जाती है, मतलब स्प्लिट हो जाती है ओजोन और मॉलिक्यूलर ओजोन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन सॉरी एंड मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑक्सीजन में, ठीक है। वहाँ पे ओजोन डिस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया O प्लस एटॉमिक ऑक्सीजन प्लस ओजोन चेंजेस टू 2O2 atomic oxygen react with the ozone and lead to the ozone destruction, ठीक है। now come the ozone depletion and ozone hole. Ozone depletion refer to the gradual thinning, या ध्यान रखें, gradual thinning of the stratospheric ozone layer due to catalytic destruction of the halogen radicals. This is not a simple one-time reaction but a chain reaction process where a single radicals can destroy many ozone molecules. Role of chlorofluorocarbon, very important in the destruction of the ozone, are stable नॉन टॉक्सिक कंपाउंड इन द एटमोसफेयर। अब ये क्यों है, ये बहुत स्टेबल है, स्टेबल है तो क्या है, बहुत लंबे टाइम तक ये एटमोसफेयर में रहेगा। और नॉन टॉक्सिक है तो मीन्स लेस रिएक्टिव है, जल्दी रिएक्ट भी नहीं करेगा किसी थर्ड पार्टिकल्स के साथ या गैसेस के साथ, ताकि वो डिस्ट्रक्ट हो सके या किसी और चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाए। जैसे कि हमने केमिकल स्पेसिएशन में देखा था कि वो मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बट ये क्या है, इसकी लाइफ टाइम ज्यादा है। यूज इन अ रेफ्रिजरेटर, हम रेफ्रिजरेशन में यूज करते हैं, एरोसोल्स में यूज करते हैं, फोम्स में यूज करते हैं। हाउएवर इन स्ट्रेटोस्फियर CFC CFCl3 plus sunlight change to CFCl2 and chlorine free radicals. UV radiation break, let me mark that, UV radiation breaks CFCs releasing chlorine radicals. जो क्लोरीन रेडिकल होता है ना, दिस इज द डेंजरस वन। नाउ द कैटालिटिक ओजोन डिस्ट्रक्शन साइकिल, जहाँ पे हम क्लोरीन के रिएक्शन देखें, क्लोरीन फ्री रेडिकल प्लस ओजोन चेंजेस टू द chlorine O ClO free radicals plus O2 and ClO radicals plus O is equal to chlorine free radicals plus O2 ऑक्सीजन। नेट इफेक्ट होता है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं हम कि ओजोन प्लस ऑक्सीजन एटम चेंजेस टू द 2O2, ठीक है। क्लोरीन इज regenerated so it continuously destructing ozone and one chlorine atom can destroy thousands of the ozone molecules. Mark that line guys and put in your notes that, और जितने भी आपको रिएक्शन पीछे बताए गए हैं, जो ये रिएक्शन ऊपर है, इनको भी आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और इनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। चाहे आप मास्टर्स में हो, आप आगे पीएचडी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी और कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करो जहाँ पे आपको एनवायरमेंट साइंस आती है, तो ये आपको ओजोन केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जो मैंने आपको समझाई। बस यही है जितना यहाँ पे नोट्स में लिखा गया है, इससे बाहर कुछ नहीं आता, और इसी से आता है जो आता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चाहे आपके सॉरी, चाहे आपके मास्टर्स के एग्जाम होंगे, चाहे आपका पीएचडी का एंट्रांस होगा, या कुछ भी होगा, इससे बाहर नहीं आएगा आपको ओजोन केमिस्ट्री से, जो भी है यहीं से आएगा। नाउ कम टू द ओजोन होल। ओजोन होल के बारे में बात करते हैं। ओजोन होल इज seasonal depletion of the ozone primarily observed over the अंटार्कटिका के ऊपर ऑब्जर्व किया गया था। स्पेशल कंडीशन द एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, activation of chlorine activation of chlorine into reactive forms. Let me mark those line, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप असर्शन और रीजन के पूछ जाते हैं, और ट्रू फॉल्स में भी लाइन पहुंच जाती है। और पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स के बारे में आपको नेक्स्ट टॉपिक में आप करवाने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप वेदर फिनोमिना भी काफ़ी अच्छे से समझते हैं। ड्यूरिंग स्प्रिंग सनलाइट रिटर्न्स एंड रैपिड ओजोन डिस्ट्रक्शन बिगिन। Impact of the ozone depletion, environmental effects, जैसे increasing UVB radiation damage the photoplanktons based on the marine food chain, reduce crop productivity, as we know, skin cancer, catastrophic immune system suppression, ecological damage and disruption of the ecosystem and biodiversity loss, ठीक है। अब next one is the photochemical smog and formation of that. A photochemical smog is a type of is a photochemical smog is a type of air pollutant formed
when the sunlight react with the nitrogen oxide and volatile organic compound VOCs, commonly in urban area with the heavy traffic। ये सुबह के टाइम होता है मेनली, जहाँ पे ट्रैफिक हैवी होता है, जहाँ पे अनबर्न नाइट्रोस ये नाइट्रोजन कंपाउंड रिलीज होते हैं थ्रू फ्रॉम द इंजन। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्व इन लॉस एंजलस एंड कॉल्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। ठीक है, की पार्टिकल इसके प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं नॉक्स, एनओ एनओ एंड एनओ टू फ्रॉम द व्हीकल इंडस्ट्रीज एंड वीओसीज हाइड्रोकार्बन बेंजीन एंड टॉलेंस आइसोपेरिन। सेकेंडरी ओजोन पीएन पैन होता है हमारा पैरो पेरोक्साइलिक नाइट्रिक नाइट्रेट एंड एल्डिहाइड कीटोन। अब इसके रिएक्शन है मैकेनिज्म ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग जहाँ पे दिए गए हैं NO2 फोटोलिसिस, जहाँ पे NO2 प्लस HV चेंजेस टू NO प्लस O, यहाँ पे इसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है स्टेप 1 में। ठीक है, यहाँ पे स्टेप 2 ओजोन की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे O प्लस O2 चेंजेस टू O3, है ना, यहाँ पे ओजोन की फॉर्मेशन होती है। वहीं पे ओजोन NO साइकिल, यहाँ पे NO साइकिल विदाउट VOCs O3 प्लस V NO चेंजेस टू NO2 एंड O2। ठीक है, ये आपकी मैकेनिज्म रहता है इसका। नाउ फोर्थ स्टेप में हम दे रोल ऑफ VOC, जहाँ पे VOC प्लस OH चेंज प्लस O2 चेंजेस टू ROH। ठीक है, ये रिएक्शन आप पहले भी देख सकते हैं, ये सेम रिएक्शन है, सारे सेम रिएक्शन चलते हैं जो भी चलते हैं, और ये एक जैसे रिएक्शन है सारे। सो गाइज आप इनको बहुत ध्यान से देखेंगे। ओवरऑल मैकेनिज्म सनलाइट का है, नॉक्स का है, VOC है, एक चेन रिएक्शन है, ऑक्सीडेंट है, एंड रिजल्ट ओजोन accumulation, पैन फॉर्मेशन, सेकेंडरी ऑर्गेनिक एरोसोल्स। कंडीशन फेवर क्या करती है इसको फोटोकेमिकल, हाई सनलाइट, वार्म टेम्परेचर, लो विंड, जाकि डिस्टर्बेंस ना हो एटमोसफेयर में, हाई ट्रैफिक एमिशन जो कि फोटोकेमिकल स्मोक को बनाती है। कॉमन सिटीज जो है दिल्ली और लॉस एंजलिस। दिल्ली में तो आपको पता है हाईली पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, है ना, मेरा देश महान। इफेक्ट इसके क्या होते हैं, आई इरिटेशन, लंग डैमेज, अस्थमा। ठीक है, प्लांट में लीफ इंजरी इंजरी हो जाती है, रिड्यूस फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उसके ऊपर वो स्मॉग बैठ जाती है तो उसके फोटोसिंथेसिस रिड्यूस करती है। रबर क्रैकिंग हो जाती है, पेंट डैमेज हो जाते हैं, और अदर जो भी हमारे स्ट्रक्चर होते हैं उनको भी धीरे धीरे डैमेज उसको मतलब डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो ये हमारा फोटोकेमिकल स्मॉग है। Now we have started our next topic, which is concept of DO, BOD and COD in a water quality। अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि DO, BOD और COD क्या है। DO is stand for the dissolved oxygen demand, as you can see here। BOD stand for the biochemical oxygen demand, and the COD stand for the chemical oxygen demand। देखो आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, वी हैव द वाटर, जैसे ये पॉन्ड है समझ लीजिए, इसके अंदर फिशेज हैं, एज अ फिशेज ओवर हेयर, सम अदर यहाँ पे ग्रास भी होती है। तो यहाँ पे जो भी डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है इन सभी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। फिशेज को, ग्रास को, इसको उगने के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। उसके क्या करता है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन छोड़ता है पानी के अंदर। और जितने पानी के एनिमल्स हैं उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए पानी के अंदर अपने लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, वहीं साथ साथ जब ये फिशेज मर जाती है, यहाँ पे ये डेड डेड ऑर्गेनिज्म है कोई भी एक्स वाई जेड, जब इसको डिकम्पोज करते हैं तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको, जो इनको डिकम्पोज करने में जो रिक्वायर्ड चीज होती है वो ऑक्सीजन होती है, वो ऑक्सीजन को ज्यादा कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो वो होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और वहीं पे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है जो केमिकली सब्सटेंस को, जो उसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों मैटर आते हैं। ठीक है, जो कि और उसकी ऑक्सीडेशन के लिए काम आते हैं, डिकम्पोजिशन में काम आते हैं। ठीक है, तो उनको वन बाय वन करके हम समझेंगे आगे, जो कि हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल विद, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती क्या है उसके बारे में समझेंगे। फर्स्ट में को इसको हाईलाइटर सेट करने दीजिए। हाँ, so biochemical oxygen demand is one of the most important parameter used to access water quality। ठीक है, ये water quality के यूज होता है क्योंकि amount of the dissolved oxygen required by anaerobic microorganism to decompose the biodegradable organic matter present in the water sample under a specific condition of temperature and time। ठीक है,
तो यहाँ पे सिंपल भाषा में कहा गया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं एनारोबिक एरोबिक प्रोसेस में, जहाँ पे उनको एरोबिक प्रोसेस क्या होती है, जहाँ पे हमें ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और जो डेड पार्टिकल्स होते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, उनको ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बीओडी कहते हैं। बीओडी मेजर हाउ मच ऑक्सीजन इज नीडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू क्लीन अप ऑर्गेनिक पॉल्यूशन इन द वाटर। तो जो ऑर्गेनिक पॉल्यूशन होता है, जैसे डेड बॉडीज होती हैं, कुछ भी एक्स वाई जेड होता है, तो उसको डिकम्पोज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, मतलब उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो उसको क्या कहते हैं, हम बीओडी कहते हैं। Scientific basis of BOD is natural water bodies contain microorganisms, bacteria, fungi that used organic matter as a food source during the process. This process, जहाँ पे organic matter is oxidized biologically, oxygen is consumed, carbon dioxide, water and biomass is produced. जनरल रिडक्शन जहाँ पे क्या होती है कि ऑर्गेनिक मैटर होता है प्लस ऑक्सीजन O2 एंड चेंजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस बायोमास प्लस एनर्जी, ठीक है। ये इसकी एंड प्रोसेस होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की, जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि डिकम्पोज हो रहा करने के लिए होता है, प्लस ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है जो कि चेंज होती है कार्बन डाइऑक्साइड में, क्योंकि डिकम्पोज होगी उसके जो पार्टिकल होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं सॉइल में या वाटर में, या वो डिकम्पोज होता है एज CO2, ठीक है, और वाटर बन जाता है, और बायोमास प्लस एनर्जी, जो एनर्जी होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मिल जाती है, ठीक है। Now next come to the type of BOD, which is carboxylous BOD, which is oxygen demand due to the oxidation of a carbon containing organic matter occurs in the initial stage first 5 day. तो BOD का टाइम पीरियड क्या है, 5 days। इसको मार्क कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट वन है। चलिए नीचे है यहाँ पे, इसको मैं मार्क करवा दूंगा आपको। Nitrogenous BOD, which is NBOD, oxygen demand due to the oxidations of ammonia into nitrate, which is nitrification, which is ammonia changes to nitrous oxide and nitric acid, nitrous, ठीक है। occurs later after CBDO phase। फिर उसके बाद आता है ultimate BOD। The ultimate BOD means the total oxygen required to complete oxidations all biodegradable organic matters take 20 to 30 days or more, ठीक है। जितनी भी कंप्लीट जो ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको डिकम्पोज करने में जितनी भी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उसको हम क्या कहते हैं, अल्टीमेट बीओडी कहते हैं, ठीक है। और अब आता है बीओडी 5, जहाँ से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच इज स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ बीओडी, जहाँ पे हम बीओडी का टेस्ट करते हैं विद 5 days, जहाँ पे मेजरमेंट होती है 5 days एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड मोस्ट वाइडली अंडर पैरामीटर्स। तो इसको आप मार्क करेंगे हाईली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे पूछा जाता है कि BOD 5 स्टैंड्स फॉर 5 days प्रोसेस, ठीक है। ये 5 डे की प्रोसेस होती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। जहाँ के कांस्टेंट टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस पे, हम इंक्यूबेटर में जो सैंपल को रखते हैं और कांस्टेंट रखते हैं 5 days के लिए। तो हम इसकी वैल्यूज को लेते हैं, जैसे इनिशियल पे लेते हैं हम 0 एंड इनिशियल 5 अपॉन, फिर उसका होता है रेशियो निकालते हैं हम, ठीक है। ये इसके ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं जिसके हम बीओडी फाइंड आउट करते हैं। नाउ कम टू द बीओडी टेस्ट, जहाँ पे ये दिखाया गया है आपको। अब यहाँ पे आता है बीओडी मेजरमेंट, बीओडी 5 टेस्ट प्रोसीजर। मेजर इनिशियल डिजोल्व ऑक्सीजन डीओ नॉट, जो इनिशियल डे होगा डीओ नॉट होगा, मतलब 0। इंक्यूबेटर 20 डिग्री सेल्सियस फॉर द 5 डे इन द डार्क, मतलब उसका इंक्यूबेटर को बंद करेंगे और अंधेरा होता है अंदर, एज वी नो। मेजर फाइनल ऑक्सीजन डिमांड DO5, उसको फाइनल डे पे दो, तो BOD 5 का DO0 माइनस DO5, उसके बाद क्या निकलेगा हमारे पास, BOD निकलेगा 5 days का, जो कि स्टैंडर्ड टेस्ट है हमारे लिए, एकदम निकालना हुआ हमें अगर स्टैंडर्ड टेस्ट। बाकी तो हमें अल्टीमेट निकालना, तो हम 4 5 20 दिन की 10 20 दिन की हम अल्टीमेट कर सकते हैं कि टोटल जो भी एक मतलब एक कोई भी पॉन्ड है या कोई वाटर बॉडी है जिसके अंदर टोटल जो ऑर्गेनिक मैटर उसको डिकम्पोज होने में लगता है, जो भी जब तक वो खत्म नहीं हो जाता तब तक हम उसकी बीओडी मतलब अल्टीमेट बीओडी नहीं लेते हैं। तो उसकी यूनिट्स रहती है मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम per liter. Now stand for the factor affecting VOD, which is temperature.
हाई टेम्परेचर फास्ट माइक्रोबल्स एक्टिविटी एंड हायर बीओडी। जितना हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर हाई बीओडी, ठीक है। वही माइक्रोबल पॉपुलेशन, मोर माइक्रोबल टू हायर डिकम्पोजिशन है, हायर बीओडी, ठीक है। नेचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इजियर डिग्रेडेबल मैटर इज हाई बीओडी एंड कम्प्लेक्स बायोडिग्रेडेड लो बीओडी। अब कम्प्लेक्स होगा तो वो जल्दी डिजॉल्व, मतलब वो नहीं होगा, तो उसके लो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रहेगी उसकी, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस, heavy metals, pesticides, inhabited microbes, changes to reduce BODs, वहीं पे dissolve ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, लो DO लिमिट्स माइक्रोबल रेस्पिरेशंस, ठीक है। ये फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर, माइक्रोबल पॉपुलेशंस, नेचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। जहाँ पे जो अवेलेबल ऑक्सीजन डिमांड होती है, जो ऑक्सीजन होती है वाटर के अंदर, वो कितनी है, ठीक है। अब आते हैं DO, डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो कि रेफर होती है अमाउंट ऑफ द फ्री नॉन कंपाउंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन अ वाटर। इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल इंडिकेटर ऑफ द वाटर क्वालिटी एंड ऑफ इकोसिस्टम हेल्थ, ठीक है। ये एक इंडिकेटर होता है कि वाटर क्वालिटी का और इकोसिस्टम की हेल्थ का, कि उसकी ऑक्सीजन कितनी है, उसकी डिजॉल्व ऑक्सीजन कितनी है पानी के अंदर। DO of the oxygen available in a water for aqueous organism to breathe. The source of dissolved oxygen is atmospheric diffusion. Oxygen from atmosphere dissolved in water collected by wind speed, surface turbulence and temperature. मान लीजिए वाटर बॉडी है, ठीक है। अब इसमें अगर ऐसे टर्बुलेंस आती है, जैसे पानी की लहरें उठ रही हैं, तो ये हवा के साथ मिक्स होगी और हवा इसमें क्या होगी, मिक्स होगी। वहीं अगर यहाँ का प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ का प्रेशर बढ़ रहा है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर में, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर में हमने पढ़ा था, एज अ हेनरी लॉज कैन गो एज अ प्रेशर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इनटू वाटर इंक्रीजेज। तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो यह भी इंक्रीज होगी, है ना। वहीं पे टेम्परेचर होता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी कम होगी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी कम होगी ऑक्सीजन की। अब आता है फोटोसिंथेसिस। एज वी नो कि पानी के अंदर जो ग्रास होती है, जैसे ये घास लगी होती है पानी के अंदर, ऐसे ऐसे उनके ऊपर सनलाइट पड़ती है, तो उससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, और जो क्या करती है, ऑक्सीजन O2 रिलीज करती है, ठीक है। एज वी नो दिस अ फंडामेंटल फिनोमिना, जैसे नॉर्मल सा फिनोमिना जो कि हमें सबको पता है। फैक्टर अफेक्टिंग डिजॉल्व ऑक्सीजन इज द टेम्परेचर। एज अ टेम्परेचर इंक्रीजेज, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, DO डिक्रीज करेगी, ठीक है। सैलिनिटी, हायर सैलिनिटी, ऐसे जैसे सैलिनिटी इंक्रीज करेगी तो DO क्या होगी, डिक्रीज होगी ऑब्वियसली। एटमोस्फिक प्रेशर, हायर, जितना हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा, उतनी ही DOD, DO मतलब होगी, हाई होगी, ठीक है। अब बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है, रेस्पिरेशन, कंजप्शन, कंज्यूम ऑक्सीजन, डिकम्पोजिशन, इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड। जैसे हमने कहा डिकम्पोजिशन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की डिमांड होती है, एज अ डिकम्पोजिशन इंक्रीज द ऑक्सीजन डिमांड। वहीं पे टर्बुलेंस एंड द फ्लो, एज वी से फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, हाई DO एंड सेगमेंट वाटर इज a low DO। जो खड़ा मतलब एकदम समतल पानी होगा, जो नॉन मूवेबल वाटर होगा, उसमें क्या होगी, DO लो होगी। और जो कंटिन्यू फ्लो कर रहा है, झरने ऐसे गिर रहे हैं नीचे को या फ्लो कर रहे हैं ऐसे, तो उसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन मतलब जो गैसेज होगी वो ज़्यादा उसमें मिक्सअप होंगी थ्रू द एटमोसफेयर। DO saturation refer to the maximum amount of the water can hold under given conditions, like expressed as a percentage saturation depend on the temperature, pressure, salinity, as we know। cold mountain streams near 100% saturation होती है। वहीं पे polluted second water लो saturation होती है, यहाँ पे खड़ा हुआ और जो polluted होता है वाटर वहाँ पे कम DO होती है। नाउ मेजर कैसे करते हैं, विंकलर मेथड होता है, क्लासिकल मेथड, जहाँ पे हम chemical titration method based on the oxidation reductions। Oxygen oxidizes magnesium ions, final titration gives DO concentration, जहाँ पे हम थ्रू द टाइट्रेशन मेथड हम डिजॉल्व ऑक्सीजन फाइंड आउट करते हैं। वहीं पे DO मीटर होता है एक इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, यूज इलेक्ट्रोड्स टू मेजर द ऑक्सीजन डायरेक्टली, फास्टर एंड
वाइड रीयूज। अगर हमें किसी वाटर बॉडीज की फास्ट डीओ ऑब्जर्व करने की कितनी है, तो हम उसमें इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रोड्स को डालेंगे और वो मीटर रीडिंग पे बता देगा कितनी डिजॉल्व ऑक्सीजन उसके अंदर प्रेजेंट है। वहीं पे हम यूनिट्स देखते हैं मिलीग्राम पर लीटर में इसकी होती है और सेचुरेशन परसेंटेज में इसकी हम नोट करते हैं। वहीं पे आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। हाउ इट प्रोसीड? द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, वेट अ मिनट, the chemical oxygen demand is measure of the total amount of the oxygen required to the chemical oxidize all organic and inorganic substance present in the water sample using a strong oxidizing agent. In simple term, COD tell us how much oxygen would be needed to chemically burn all the pollutants in the water. अब ये जो pollutants होते हैं ना, ये आपके organic and इनऑर्गेनिक होते हैं, ये बोथ होते हैं, ठीक है। ये आप में ध्यान रखेंगे कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ये बोथ होते हैं, ठीक है, जो कि मेन हेडलाइन है इस लाइन इस मतलब सीओडी की। वहां पे इसके बाद आता है साइंटिफिक बेसिस के अनलाइकली डीओ बीओडी which is depend upon the microbial activity. COD is based on the chemical oxidation using strong oxidant under acidic conditions. The organic matters used in carbon dioxide and the water. जनरल रिडक्शन रिएक्शन इसका रहता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है कोई भी एक्स वाई जेड उसकी ऑक्सीडेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है, विच इज सीओडी। Principles of the COD test is a COD test used as a strong oxidizing agent, usually पोटाशियम डाइक्रोमेट, जो कि हम इसमें डालते हैं टेस्टिंग के लिए, इज एसिडिक मीडियम H2SO4 जो कि एसिड होता है। द की रिएक्शन इज पोटाशियम डाइक्रोमेट प्लस ऑर्गेनिक मैटर चेंजेस टू, यहाँ पे आता है Kr3 पॉजिटिव प्लस C2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर। अब डाइक्रोमेट हो जाता है Cr6 ऑरेंज इज यूज टू Cr3 ग्रीन, ठीक है, इसमें चेंज होता है, कलर चेंज होता है एज वी हमारे पास जो ट्यूब होती हैं उनके अंदर हमारे डाइक्रोमेट होता है, उसका ऑरेंज कलर होता है डाइक्रोमेट का, जो रिड्यूस होके क्या होता है Cr3 पॉजिटिव उसका कलर चेंज शिफ्ट होता है विच इज ग्रीन कलर में शिफ्ट होता है। अमाउंट ऑफ डाइक्रोमेट कंज्यूम इज इज प्रोपोर्शनल टू द सीओडी, जितने कंज्यूम होगा वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, सीओडी को, जितना कंज्यूम हुआ वो उतनी सीओडी है पानी के अंदर, ठीक है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। प्रोसीजर ऑफ द सीओडी मेजर इज स्टेप बाय स्टेप, टेक अ वाटर सैंपल, पहले आप वाटर सैंपल लेंगे, फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट उसमें डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे और कैटालिक डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आप कहेंगे हीट अंडर फ्लक्स फॉर 2 आवर, फिर मेजर करेंगे, रिमेंबरिंग डाइक्रोमेट बाय टाइट्रेशन, सीओडी इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द ऑक्सीडेशन कंजप्शन यूनिट मिलीग्राम पर लीटर, एज वी नो ऑल दैट, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिकल वाला सीन है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आप याद रहेंगे, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसमें क्या डलता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट विच इज मेन, ये आपका मेन है पोटेशियम डाइक्रोमेट। कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सीओडी। The COD are first one is the total COD which include all oxidizable substance, यहाँ पे सभी आते हैं, टोटल जितना भी है ना, जितने COD है जिसमें आपको डिमांड है ऑक्सीजन की, टोटल COD आती है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की। वहीं पे आता है आपका सॉल्युबल COD फॉर द डिजोल्व सब्सटेंस, जो कि डिजोल्व हो चुके हैं, ठीक है, ये उनकी आती है। वहां पे आता है पर्टिकुलेट और सीओडी विच इज फॉर सस्पेंडेड सॉलिड्स, जो कि सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं डाउन द स्ट्रीम, उनके लिए होती है। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग विच इज नेचर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर विच इज इजीली ऑक्साइड हाई, जो इजीली ऑक्सीडाइजेबल होता है उसकी हाई सीओडी होती है, जो स्टेबल कंपाउंड होता है उसकी लो सीओडी रिस्पॉन्सिबल होती है, और इजियर ऑक्सीडाइजेशन हाई सीओडी। Presence of the inorganic reducing agent which is sulfide, ferrous ion. These include COD values. Chloride interference with chloride can interfere with COD test and control using mercury sulfate HgSO4, ठीक है। नाउ कम्स, यहाँ पे बेसिक ये जो डिफरेंसेस दिए गए हैं सीओडी एंड बीओडी के बीच में, जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनको आप ध्यान रखेंगे
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका पहला दिया गया है कि यहाँ पे पैरामीटर सीओडी और बीओडी दिए गए, टाइप्स दिए गए। सो सीओडी इज ऑफ केमिकल्स, बीओडी इज बायोलॉजिकल। वहाँ पे मेजर होता है टोटल डिसॉल्वेबल मैटर के बारे में बात करें, और बायोडिग्रेडेबल मैटर के बारे में बात करते हैं हम बीओडी में। और जो सीओडी होती है वो 2 to 3 आवर में हम फाइंड आउट कर देते हैं। वहीं पे हम बीओडी की बात करें तो उसको 5 डे प्रोसेस है। अगर इसकी हम एक्यूरेसी की बात करें तो हाइयर होती है सीओडी में और बीओडी लोअर होती है, ठीक है। अगर हम लोअर इसलिए होती है कि इसमें जो हमारी अल्टीमेट जो बीओडी होती है, जहाँ पे हम 30 to 20 डेज लगाते हैं एक बीओडी में डालने, वो एक्यूरेट होती है। ये 5 डेज में ऐसा होता है फ्लक्चुएशन होती रहती है। ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो वो भी डेड हो जाते हैं, ठीक है। वो भी मैटर करते हैं। सेंसिटिविटी नॉट अफेक्टेड बाय टॉक्सिक सब्सटेंस, अफेक्टेड बाय टॉक्सिक सब्सटेंस। यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अफेक्ट होते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जो मैंने कहा कि डेड भी हो जाते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द, यहाँ पे यूजीसी नेट फोकस बेस्ड फोकस है, ये जो ऑक्सीजन डिमांड के रिलेटेड। डीओ इक्वल टू ऑक्सीजन अवेलेबल, ठीक है। बीओडी इज इक्वल टू ऑक्सीजन यूज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड सीओडी इज ऑक्सीजन यूज केमिकली, ठीक है। जो केमिकली यूज हो रही है ऑक्सीजन उसको सीओडी, बीओडी फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड डीओ इज ऑक्सीजन अवेलेबल, ऑक्सीजन है। और ये आप मेन चीज याद रखेंगे, सीओडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन डीओ, क्योंकि यहाँ पे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर दोनों के बारे में हम बात करते हैं। सीओ डी इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ठीक है, ग्रेटर देन, सॉरी, बीओडी, क्योंकि ये सिर्फ बायोलॉजिकल है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, लेट मी हाईलाइट विथ दिस वन। ये आप ध्यान रखिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला फैक्टर है, क्योंकि ये पूछा जाता है, एंड आई डोंट वांट कि आप इस चीज को मिस करें, आप अपने मार्क्स को इस वजह से गुम करें, ठीक है। हाइयर बीओडी अपॉन सीओडी इज इक्वल टू लो डीओ। अगर बीओडी या सीओडी हाई होगी तो ऑक्सीजन के वाटर में अवेलेबल क्या होगी, कम होगी उसकी अवेलेबिलिटी। वहीं तक ऑक्सीजन सेज कर्व एक्सप्लेन रियल वर्ल्ड इंटरेक्शंस, ठीक है। सो एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। यहाँ पे आपने वो वीडियो देखी जहाँ पे हमने यूनिट 2 के ऑलमोस्ट सारे कवर कर दिए हैं। वहाँ पे अब जस्ट हमें टॉक्सिक सब्सटेंस के बारे में, जहाँ पे हैवी मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और एनालिटिकल केमिस्ट्री है। मैंने इसको इसलिए अलग किया क्योंकि अगर इकट्ठे इसमें करवाते तो आप कंफ्यूजन में हो जाते। ये आपके लिए अलग पार्ट रहेगा जो कि आपके लिए अच्छा अंडरस्टैंडेबल है। नेक्स्ट में हम सिर्फ टॉक्सिक केमिकल्स जो कि हैवी मेटल है, हैवी मेटल, और उसके बाद हमारे क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल टेक्निक्स जो होती हैं, ठीक है, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो ये आपका एक वीडियो रहेगा, ये तकरीबन 1 घंटे का वीडियो रहेगा, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इसमें सिंपल सा है। अगर एनालिटिकल टेक्निक से देखें तो आपसे हर बार जैसे 1, 2, 3 या कभी कभी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हैवी मेटल से आपसे ज़्यादा आती है, 6 से 7 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, जो कि मैंने बेसिकली प्रीवियस ट्रेंड में देखा है। सो नेक्स्ट वीडियो आपकी इसके ऊपर रहेगी। सो स्टे ट्यून, और आप अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए, सब्सक्राइब कराइए, और खुद भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और आप मुझे बताइए अगर आपको कोई और नई चीज़ चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, डू लाइक, सब्सक्राइब ईवीएस फंडा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।